जय हिंद दोस्तों। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने 2026 या 2027 के लिए अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट कर दी होगी। बट आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा होगा और वो चैलेंज है यूपीएससी का सिलेबस। वो सिलेबस इतना वास्ट है कि उस सिलेबस में क्या काम का है और क्या काम का नहीं है उसे समझने में ही आपका साल भर निकल जाता है। एंड अल्टीमेटली पूरा साल खत्म हो जाता है और तैयारी उस एग्जाम के अकॉर्डिंग होती नहीं है, और इसीलिए प्रीलिम्स के एग्जाम हॉल में जाकर या फिर मेंस में जाकर हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक सिविल सर्विसेज टॉपर जो आईएएस बनता है वो कैंडिडेट किस तरीके से अपने सिलेबस को अपने लिए आसान बनाता, कॉन्साइज करता है। लेट्स स्टार्ट विद प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स में जीएस के पेपर में किन सब्जेक्ट से मेजॉरिटी क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये जो मैं आपको डेटा प्रेजेंट कर रहा हूं ये एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस है। हिस्ट्री में हर साल 15 से 18 क्वेश्चन बनेंगे, ज्योग्राफी में 12 से 15 क्वेश्चन बनेंगे, पॉलिटी में 15 से 17 क्वेश्चन बनते हैं, इकोनॉमी में 15-16 क्वेश्चन आते हैं और इन्वायरमेंट में भी 14 से 16 क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि इतने ही आएंगे, प्लस माइनस 2-3 होता रहता है कि अगर हिस्ट्री में उन्होंने 2-3 क्वेश्चन कम कर दिए तो वो पॉलिटी का वेटेज बढ़ा दिया, पॉलिटी के कम कर दिए तो इकोनॉमी या इन्वायरमेंट का वेटेज बढ़ा दिया। बट मोर और लेस जो आपका पेपर बनता है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने ही मिलते हैं आपको इन सब्जेक्ट्स में। मैं आपको एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस भी दिखा देता हूं जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए 2014 से लेकर 2023 तक का ये पूरा डेटा और 2024-25 में भी डेटा कुछ ऐसा ही सामने आया है। यहां पर अगर आप देखोगे हिस्ट्री में लगभग 15-16 क्वेश्चन ही आपको नजर आ जाएंगे। कभी वो ज्यादा होते हैं, कभी वो थोड़े कम हो जाते हैं, बट वो रेंज जो है उतनी है। सिमिलरली ज्योग्राफी की बात करोगे, लॉन्ग टर्म एनालिसिस अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी में भी वो लॉन्ग टर्म एनालिसिस आपको सेम दिखाई देगा। ऐसे ही पॉलिटी की बात करोगे उतने ही क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे। तो जो मैंने आपको प्रेजेंट किया डेटा कि भाई हिस्ट्री में 15 से 18 सवाल देखने को मिलेंगे आपको, ज्योग्राफी में 12 से 15, पॉलिटी में 15 से 17, तो ये एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस के बेसिस पर। अब यहां से हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि भाई कौन से मेरे 5 ऐसे सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। बट अभी भी वो फंडामेंटल क्वेश्चन उसका आंसर नहीं हुआ कि एक्चुअली हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आएगा वो किस सेगमेंट में से आएगा, पॉलिटी से कहां से आएगा, इकोनॉमी से कहां से आएगा। ये तो मुझे पता लग गया कितने क्वेश्चन आएंगे, बट कहां से आएंगे वो मुझे नहीं पता लगा। चलिए एक बार यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको भी देख लेते हैं। अब यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में जो सिलेबस देती है मैंने एग्जैक्टली वही यहां पर स्क्रीनशॉट आपके लिए यूज किया है। तो पेपर 1 200 मार्क्स का होता है, मतलब जीएस का पेपर है। ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जाम का जीएस का पेपर है, 2 घंटे का पेपर होता है। यहां पर करंट इवेंट्स, चलिए करंट अफेयर्स पे आगे बात करेंगे। हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब सिर्फ इतना लिखा गया हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, यहीं से वो 15-18 क्वेश्चन आएंगे जिसकी मैंने बात की। ज्योग्राफी में इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड वो लिख दिया गया। ऑल राइट। पॉलिटी में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज एक्सेट्रा, सिर्फ इतना लिखकर छोड़ दिया। सिमिलरली अगर आप इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये ब्रॉड थीम है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स एंड सोशल सेक्टर इनिशिएटिव ये लिख दिया। साइंस में सिर्फ जनरल साइंस लिखकर छोड़ दिया गया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 15 से 18 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आएंगे, 14-15 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आएंगे, उसके लिए जो ब्रॉड आउटलाइन है वो ये है। बट इससे हमें कैसे पता लगे कि हिस्ट्री का कौन सा सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी का कौन सा सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यूपीएससी ने वो डिफाइन ही नहीं किया है आप लोगों के लिए। एक काम करते हैं, मैं पहले आपको सी सैट भी दिखा देता हूं, उसके बाद मैं फाइनली इस बात पर आ जाऊंगा कि एक टॉपर कैसे अपने सिलेबस को कॉन्साइज करता है और वो कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जीएस और सी सैट दोनों में जिन पर आपको वर्क करना है, जिससे आप नेक्स्ट ईयर या फिर 2027 में जब भी आप अपना एग्जाम देने जा रहे हैं आप उसके लिए बहुत वेल प्रिपेयर्ड हो। ऑल राइट, तो चलिए एक बार पहले सी सैट को भी देख लेते हैं। 2024 का सी सैट का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है ये। मैथ्स में 38 क्वेश्चन थे, इंग्लिश में 27, रीजनिंग में 15। एक थोड़ा 2-3 साल का एनालिसिस अगर आप देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगी पिक्चर। 2023 की बात करोगे तो मैथ्स में 43 क्वेश्चंस, इंग्लिश में 26, रीजनिंग में 11 क्वेश्चन।
तो अगेन अगर आप देखोगे इंग्लिश का वेटेज लगभग उतना ही है 26 क्वेश्चन, मैथ्स का थोड़ा बड़ा है, मैथ्स का बड़ा है तो रीजनिंग का कम हो गया। इससे पीछे जाएंगे 2022 तो मैथ्स 38 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। सो मोर और लेस क्या समझ में आया कि भाई मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो मान लो आप 38 से 42 के बीच में फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो 27 क्वेश्चन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के हो जाते हैं, और अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की तो 11 से 15 क्वेश्चन यहां पर आ रहे हैं, वो फ्लक्चुएट करता रहता है नंबर। ये 3 टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 3 सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार सीसैट का सिलेबस भी देख लेते हैं जो यूपीएससी ने प्रिस्क्राइब किया। सो पेपर 2 200 मार्क्स का ही होगा, 2 घंटे का पेपर है, ये सीसैट का पेपर है। यहां पर क्या प्रिस्क्राइब किया गया, कॉम्प्रिहेंशन जो इंग्लिश वाला सेगमेंट हो गया हमारा, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, इस पर तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती नहीं है अब। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस पर भी यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछती अब। जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमरेंसी, तो कुल मिलाकर कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमरेंसी, इस पे क्वेश्चन आएंगे, जो अभी तक हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म एनालिसिस की भाई कहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। बट प्रॉब्लम वही है कि ना तो हमें यह पता लग पाया कि मैथ्स या फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में किस टाइप के कॉम्प्रिहेंशन पूछ रही है, या रीजनिंग में कौन सा टॉपिक वो पूछ रही है। इसका जो आंसर होता है दैट इज इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप यूपीएससी के पेपर्स को एनालाइज करोगे, आपको करने की वैसे नीड नहीं है, मैंने आपके लिए वो एनालिसिस कर रखा है, मैं अभी आपको फाइल दिखा दूंगा और मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा, वो आपको बता दूंगा कैसे आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करोगे तो वहां से एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस निकल कर आता है, और हर यूपीएससी एस्पिरेंट जो आगे चलकर टॉप कर रहा है वो पूरे सिलेबस के पीछे भागने की बजाय कोशिश ये करता है कि अपने सिलेबस को थोड़ा कंसाइज करे। देखिए जैसे मैंने अभी आपको सीसैट का सिलेबस दिखाया, ओवरऑल अगर आप देखोगे सीसैट के सिलेबस में इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स भी दिया गया है, ऐसे ही डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अल्टीमेटली यूपीएससी वहां से क्वेश्चंस नहीं पूछ रही, तो उनसे ज्यादा क्वेश्चन अगर मैथ से पूछे जा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जा रहे हैं, इट इज वेरी लॉजिकल कि मैं उन पर वर्क कर लूं, मैं उन पर काम कर लूं, जिससे अल्टीमेटली सीसैट में मैं एक रीजनेबल स्कोर, एक रिस्पेक्टेबल स्कोर अचीव करूं और वो मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाए। कुछ इसी तरीके से मैंने आपको जीएस का सिलेबस दिखाया, वहां पर यूपीएससी ने कोई क्लैरिटी नहीं रखी है, बट जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं तब वो क्लैरिटी हमें मिल जाती है। स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से, ठीक है, पॉलिटी से शुरू करते हैं। और 2025 का पेपर, इवन दो इट वाज अ डिफिकल्ट पेपर, लेकिन आप इतना जरूर कीजिएगा कि जो थीम्स मैं आपको बता रहा हूं एक बार उससे मैच जरूर करके देखिएगा कि क्या 2025 जो एक डिफिकल्ट पेपर था, क्या उसमें क्वेश्चंस जो बने वो इन्हीं थीम्स से बने। अब मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन जो बनेगा वो इजी होगा, वो डायरेक्ट होगा, मैं वो सब बातें नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका जो सिलेबस है कैसे हम उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जिससे हम इंपॉर्टेंट थीम्स पर ज्यादा फोकस कर पाए, जिससे अल्टीमेटली वो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो, हम मेंस में जाएं और वहां पर भी एक अच्छा परफॉर्मेंस हम कर पाए। तो पहले बात कर लेते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में अगर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट थीम जो निकल कर आती है वो लेजिस्लेचर है, दैट मींस पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। यहां अगर आप देखोगे सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, उनकी पावर्स क्या है, स्पीकर का रोल, टाइप ऑफ बिल, बजट, कमिटीज और डिलिमिटेशन, इन पर क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में पूछे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थीम जो हमारे लिए निकल कर आती है वो है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की तो आर्टिकल 14, 16, 19, 21, 22 इन पर क्वेश्चन पूछ चुकी है यूपीएससी। सिमिलरली नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय, इस पे सवाल आ चुका है। रिट्स के ऊपर क्वेश्चन आया है, राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आया है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आया है, राइट टू वोट। डीपीएसपी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वेलफेयर स्टेट, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट में भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 86th अमेंडमेंट एक्ट, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस जो उनका ऑब्जेक्टिव है, इस पे क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। इसके बाद थर्ड थीम जो आती है जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज गवर्नेंस। गवर्नेंस जो है ये प्राइमरीली करंट अफेयर्स से लिंक होकर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। अब अगर आप इसकी बात करोगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, इनिशिएटिव्स है, जैसे श्रम योगी मानधन, उस पर आ चुका है। ऐसे ही सद्भावना ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। एक्ट्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आर्म्स एक्ट पे क्वेश्चन आया है,
मैटरनिटी बेनिफिट पे क्वेश्चन आया है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे क्वेश्चन आया है, मिसलेनियस मतलब इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन बने गवर्नेंस से लिंक करके, तो होमगार्ड्स पे क्वेश्चन आ चुका है, प्रिजनर्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो ये गवर्नेंस का सेगमेंट है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। देन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में यूनियन एग्जीक्यूटिव जिसमें प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन बन जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे क्वेश्चन बनता है, एंड अटॉर्नी जनरल, तो इन पे क्वेश्चन बन जाता है। फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव, इसमें गवर्नर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए। प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट के ऊपर जो क्वेश्चंस बने हैं उसमें पावर जो उनको दी गई है कि वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज, उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं, रिजर्वेशन के बेनिफिट किन किन के ऊपर एक्सटेंड करने हैं वो बता सकते हैं, उनके इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है। ऐसे ही एसेंट टू बिल्स और इमरजेंसी जो वो डिक्लेयर करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन बना है। फिर गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन आया है, गवर्नर को जो इम्यूनिटीज प्रोवाइड की जाती है, जो पावर्स प्रोवाइड की जाती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मिनिस्टर्स होते हैं। देन प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या है, उनका इलेक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। फिर पांचवी जो इंपॉर्टेंट थीम है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम, बेसिकली सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम, फेडरल फीचर्स कौन सी है, यूनिटरी फीचर्स कौन सी है, उन पे क्वेश्चन बन जाते हैं और इन पे क्वेश्चन आए हैं। देन सेंटर स्टेट रिलेशन और इंटर स्टेट रिलेशन, इन पे क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के जो बाकी प्रोविजंस बच गए उन पे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उस पर क्वेश्चन आया है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जिसमें आर्टिकल 368, उसके ऊपर क्वेश्चन आया क्योंकि 368 के थ्रू ही आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर पाते हैं। देन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, बेसिक स्ट्रक्चर, 8th शेड्यूल, इन पे क्वेश्चन बने। देन पार्ट्स एंड रिलेटेड आर्टिकल, जैसे पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत, पार्ट 9 है म्युनिसिपैलिटीज। देन पार्ट 18, पार्ट 20 जो इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से रिलेटेड है, उन पर क्वेश्चन बने हैं। प्रीएम्बल, शेड्यूल्स, शेड्यूल में 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 11th शेड्यूल, 12th शेड्यूल, इन पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी अगर आप देखोगे तो 5th शेड्यूल, इसके ऊपर क्वेश्चन बना है। 10th शेड्यूल पे काफी क्वेश्चन बनते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ की मैं बात कर रहा हूँ। देन फिलोसफिकल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, लॉ एंड लिबर्टी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, उन पे क्वेश्चन बन जाते हैं। एंड देन फाइनली द 7th थिंग, दैट इज जुडिशरी। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट जुडिशरी आ जाती है, बट ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से बनते हैं। इसमें भी रिट्स, एडहॉक और रिटायर्ड जज, रिमूवल प्रोसीजर ऑफ जजेस और जुडिशियल रिव्यू, इन पे ज्यादा क्वेश्चन बने। अब अगर आप पिछले 10 या 15 साल का यूपीएससी प्रीलिम्स का कोई भी पेपर उठाकर देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि पॉलिटी के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उसमें मोर देन 80% ऑफ द क्वेश्चन, मोर देन 80% वो इन्हीं थीम्स के ऊपर बन रहे हैं। नाउ व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, आप लक्ष्मीकांत से भी पढ़ रहे हैं या एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, अब आपको पता है, आपके पास एक डायरेक्शन कि मुझे किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है, मुझे कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कवर कर लेने हैं, क्योंकि हर टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली रेलिवेंट नहीं है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी रेलिवेंस ज्यादा है, जिनका वेटेज ज्यादा है, जिनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अगर आप पहले उन्हें प्रिपेयर कर लेते हैं, देन यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। सिमिलरली, ये तो चलिए सिर्फ एक सब्जेक्ट हुआ, इकोनॉमी की भी बात कर ले तो इस बार जो इकोनॉमी के क्वेश्चन आए आप उनसे मैच करके देख सकते हैं। अब यूपीएससी ना हर साल क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलेगी, बट जो ये इंपॉर्टेंट थीम्स है इनमें कोई बहुत ज्यादा चेंज आएगा। और चलिए अगर आया भी थोड़ा बहुत चेंज, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप 5-6 सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट थीम्स अच्छे से कवर करके गए तो यूपीएससी सारी की सारी इंपॉर्टेंट थीम्स चेंज कर। क्वेश्चंस अल्टीमेटली इन थीम्स के अराउंड बनेंगे। अगर आपका 40 to 50% पेपर भी इन थीम्स के अराउंड बन जाता है, देन यू आर इन अ वेरी गुड सिचुएशन टू टैकल दैट पेपर। हाँ, एक बार आप ये थीम्स पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकती है उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होने वाला है, जिससे आप एक राइट डायरेक्शन में अपनी तैयारी को परस्यू कर पाए। ऐसा ना हो कि आप पढ़ तो रहे हो बट अल्टीमेटली जो भी चीजें आपने पढ़ी उनका आपको उतना रिटर्न नहीं मिल पाया जितना आपने टाइम इन्वेस्ट किया है। देन एक बार आप इन थीम्स को अच्छे से कवर करेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, इनके अराउंड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, देन यू आर प्रिपेयरिंग टू क्लियर द एग्जाम। और व्हेन आई एम सेइंग कि टॉपर्स ये काम करते हैं, आप उनके
इंटरव्यूज उठाकर देख सकते हैं, यू विल रियलाइज कि वो अपने सिलेबस को खुद कॉन्साइज करते हैं। वो ये कोशिश नहीं करते कि मैं सिलेबस के हर एस्पेक्ट को इक्वली वेटेज देके कवर करूं। वहां पर आपको अपने लिए उस पेपर को कॉन्साइज करना पड़ता है, मतलब उस सिलेबस को कहीं ना कहीं कॉन्साइज करना पड़ता है, जो यहां पर हो जाएगा। तो इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर, इन पे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे ट्रेड पॉलिसी पे क्वेश्चन बनता है, फॉरेन ट्रेड हो गई, इंपोर्ट हो गई, एक्सपोर्ट हो गई, या फिर सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस या डेफिसिट है। ऐसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या है, कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उस पे बन जाता है। सिमिलरली करेंसी मैनेजमेंट पे क्वेश्चन बनता है, तो एक्सचेंज रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, रुपी की कन्वर्टेबिलिटी, उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। करेंसी क्राइसिस, जैसे वॉर है तो उस समय करेंसी में फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, मैनिपुलेट किए जाते हैं प्राइसेस को, जिसे डर्टी फ्लोटिंग कह दिया जाता है। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, जब आप जानबूझकर अपनी डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस कम कर रहे हैं जिससे आपके एक्सपोर्ट बढ़ सके। देन एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, जब आपकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ग्लोबल लेवल पर आपके जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो आपकी करेंसी अप्रिशिएट करते, तो उस पर क्वेश्चन बन जाता है। देन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन पे क्वेश्चन बनते हैं आपके। एंड इनफैक्ट पिछले 10 साल में 42 क्वेश्चन यहीं से बने थे। 2025 का जो पेपर है उसको अगर हम छोड़ देते हैं, उससे पहले जो 10 साल हैं 42 क्वेश्चन यूपीएससी ने यहीं से बनाए थे। देन मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग बेसिकली हम बात कर रहे हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की, हम उन चीजों की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर आरबीआई के फंक्शंस, इस बार भी आपने देखा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो कमाई होती है, उसका जो रेवेन्यू होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। देन मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई कंडक्ट करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसके ऊपर क्वेश्चन बना है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, कैसे ये हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स, उन पे क्वेश्चन बने हैं। मनी सप्लाई, कैसे मनी सप्लाई को आरबीआई कंट्रोल करती है, मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन के बीच का लिंकेज क्या है। देन इनिशिएटिव, जैसे डिजिटल करेंसी, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई थी, उस पर क्वेश्चन है। सिमिलरली बैंक्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, अलग अलग टाइप के बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, ऐसे ही बैंक बोर्ड ब्यूरो है, उसके ऊपर क्वेश्चन बना है। पेमेंट्स बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनके ऊपर क्वेश्चंस बने हैं। देन थर्ड थीम जो इकोनॉमी में निकल कर आती है वो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की जब आप बात करते हैं तो जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किन किन क्रॉप्स पर एमएसपी दिया जाता है, स्कीम्स, जो अलग अलग स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आती है, एक्ट्स लेकर आती है, इनसे रिलेटेड जो बॉडीज होती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, उन पर क्वेश्चन बना है। सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की बात करोगे तो एमएसएमई पे क्वेश्चन बना हुआ है, एनर्जी सेक्टर पे क्वेश्चन बना है। अगेन जो स्कीम्स, एक्ट, पॉलिसीज लेकर आती है इन सेक्टर्स को रेगुलेट करने के लिए, उन पे क्वेश्चन बनते हैं। देन फिस्कल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस, इस बार 2 क्वेश्चन पूछे गए थे डेफिसिट के ऊपर, और वो 2 क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड थे। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए थे क्योंकि वहां कैलकुलेशन करवा ली गई थी, बट अल्टीमेटली वी नो फिस्कल पॉलिसी और पब्लिक फाइनेंस ये इंपॉर्टेंट थीम। 22 सवाल पूछे गए थे, 22 क्वेश्चंस। यहां पर बजट, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। डेफिसिट के ऊपर तो इस बार भी क्वेश्चन आ गया 2025 में। टैक्सेशन, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, उसके ऊपर क्वेश्चन आया। डायरेक्ट टैक्स के ऊपर क्वेश्चन आया। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर इस साल भी क्वेश्चन आया 2025। सो अल्टीमेटली यूपीएससी जो क्वेश्चंस बना रही है वो इन थीम्स के अराउंड ही बना रही है। क्वेश्चन पूछने का तरीका वो बदलती है, जो पैटर्न होता है क्वेश्चन का वो बदल जाता है, ऑप्शंस जिस तरीके से सेट किए जाते हैं, जैसे एलिमिनेशन मेथड को यूपीएससी हटाना चाह रही है तो एलिमिनेशन मेथड का रोल उसने कम किया है, वो चेंज कर देते हैं। बट दीज थीम्स दे फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस के पिलर्स हैं। और अल्टीमेटली 40 to 50%, मिनिमम 40 to 50% पेपर तो यहीं से बनने वाला। अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे, आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने सक्सेस के लिए, आप प्रिपेयर कर रहे हो उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, रिमेंबर दैट। तो नेशनल इनकम और ग्रोथ और डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाता है। रेमिटेंस हो गया, जीडीपी हो गया, रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, कैसे नेशनल इनकम को अकाउंट किया जाता है, कौन सी बॉडीज हैं जो वो डेटा रिलीज करती हैं, ऐसी ट्रांसफर पेमेंट हो गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिन पे क्वेश्चन बन रहा है। देन फाइनेंशियल मार्केट, इस बार भी
फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड आपने क्वेश्चन देखा है। सो मनी मार्केट, टी बिल्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो आती हैं उनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। कैपिटल मार्केट, इस बार अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ जो कैपिटल मार्केट्स है उनमें काफी फ्लक्चुएशन देखने को मिला था। यूपीएससी ने अल्टीमेटली कैपिटल मार्केट से क्वेश्चन बना दिया। देन स्टॉक एक्सचेंज, प्राइमरी सेकेंडरी स्टॉक एक्सचेंज। सो अल्टीमेटली ये जो थीम्स आप यहाँ पर देख रहे हो, दे आर गोइंग टू फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अगर आप इन्हें अच्छे से कवर करके जा रहे हो तो आप वहां बैठकर अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इन्वायरमेंट हो चाहे हिस्ट्री हो, सबके सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने यहाँ पर आपके लिए इनलिस्ट कर दिए हैं। किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है यहाँ पर मैंने वो भी ऐड कर दिया है। आप इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो इस पीडीएफ में जो इंपॉर्टेंट थीम्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए एंड देन सी कि आप जो तैयारी कर रहे होंगे वो एग्जाम रेलिवेंट होगी, एग्जाम रेलिवेंट। ये पीडीएफ आपको कहां पर मिल जाएगी मैं वो समझा देता हूं पहले आपको। देखिए, एक तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो। आप क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल के फाइल्स के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पर 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम से एक पीडीएफ, 50 इंपॉर्टेंट थीम्स, वो 50 इंपॉर्टेंट थीम्स जो है वही ये फाइल है जो मैं आपको दिखा रहा था। आप इसे डाउनलोड कर लो, ये आपके काम आएगी। दिस इज गोइंग टू गाइड यू फर्दर इन योर प्रिपरेशन। इसके अलावा आप इस पीडीएफ को वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, गूगल पर जाकर टाइप कर दो चैनल का नेम यूपीएससी टॉपर्स हब, हमारी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पर एंटर कर जाओगे, जब आप वेबसाइट पर आ जाओगे तो यहाँ नीचे की तरफ फ्री स्टडी मटेरियल है। जब आप फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे तो फ्री स्टडी मटेरियल में जितना भी यहाँ स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये रही 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की फाइल। आप यहाँ चले जाना, यहाँ जब आप जाओगे तो ये रही 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले रजिस्टर कर लेना। बिना रजिस्टर किए आप इसे डाउनलोड नहीं कर पाओगे, तो एक बार वेबसाइट पे रजिस्टर कर लेना। जब आप रजिस्टर कर लोगे तो आप उसे डाउनलोड कर लोगे। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लोगे तो एप्लीकेशन पे एक बार रजिस्टर करना है। जितना स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट में अपलोड करता रहता हूँ वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर, वो आप एक्सेस कर पाओगे। फिर आपको बार बार लॉग इन करने की कोई नीड नहीं होगी। ठीक है, तो यहां से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ साथ सीसैट की जैसे मैं बात कर रहा था, सीसैट की फाइल भी मैं यहीं पर अपलोड कर दूंगा। वहां पर मैथ्स की कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट थीम्स है, रीजनिंग की कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट थीम्स है जो आपको प्रिपेयर करनी है, वो सब का सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज शाम तक मैं उसको अपलोड कर दूंगा, अपडेट हो जाएगी, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग तो उसके अकॉर्डिंग उसे प्रिपेयर कीजिए। एक ऐसी वीडियो में मेंस स्पेसिफिक भी लेकर आऊंगा जहां पर मेंस की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं और कैसे आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड, वो वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बाकी एस्पिरेंट्स के साथ, जिससे उनको भी बेनिफिट मिले, उनका भी फायदा हो जाए। और अगर आप मेरे साथ पेड बैचेस में जुड़ना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाकर आपको हमारे सारे बैचेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फाउंडेशन बैच भी आपके लिए अवेलेबल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, बायलिंगुअल बैच है। तो फाउंडेशन बैच भी आपके लिए अवेलेबल है, सफलता फाउंडेशन बैच। इसके साथ साथ PSIR ऑप्शनल का बैच भी स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक से, तो आप इसमें भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड मेंटोरशिप, मेंटोरशिप उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो एग्जाम दे चुके हैं, उसकी तैयारी कर चुके हैं। हो सकता है आपने एक अटेम्प्ट दिया हो, आपने 2 या 3 अटेम्प्ट दे दिए हो, बट अल्टीमेटली आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा, प्रॉब्लम्स आ रही है, मेंस क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। आप बार बार अटेम्प्ट तो दे रहे हैं बट वो क्वालिफाई नहीं हो रहा, और आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, मिस्टेक कहाँ पर। सो वी आर देयर टू गाइड यू, हम यहाँ पर हैं आपको गाइड करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। आप मेंटोरशिप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ पर वी विल मेक श्योर कि हम आपको इस तरीके से गाइड करें कि आप आइडेंटिफाई करें आपके वीक एरियाज, आप आइडेंटिफाई करें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो तैयारी कर लेते हैं, थ्योरी पढ़ ली है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बट अल्टीमेटली MCQs प्रॉपर्ली सॉल्व करना नहीं आता। एग्जाम हॉल में प्रॉपर स्ट्रैटेजी उनसे नहीं बन पाती। मेंस में जा रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, बट आंसर राइटिंग में कमियां हैं, कैसे उन्हें इनहेंस करना है, कैसे इंप्रूव करना है। वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट विद ऑल दैट। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन में जाइएगा, यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा या डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा।
जो भी बैचेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाएगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।